नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आज गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में विभिन्न स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकों का आयोजन करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस का प्रचार जोरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पालमपुर, रानी और ठियोग में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हिमाचल चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जिला सिरमौर के नाहन और राजगढ़ में जनसभाएं करेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक जनसभा भरमौर में होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं के सभास्थल छत, छंजायर और झंडुआ क्षेत्र के भड़ोलिया के और साथ ही साथ गेहड़वी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सदर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के सभास्थल चांदपुर में भी रैली करेंगे और उसके बाद तलियाना में भी होगी जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार के 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचेंगे। वे कल हमीरपुर और सुजानपुर के साथ साथ कांगड़ा के चंबी में भी एक रैली करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज शिमला में प्रेस वार्ता करेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शिमला में पत्रकार वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे। वो आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री डेनिस मोंटोरोव से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ब्राजील की संसद में आयोजित सत्र में लेंगे हिस्सा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ब्राजील दौरे पर ब्रासिलिया के सिटी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। ब्राजील में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समुदाय की सराहना की। भारत आज से शुरू हो रहे मालाबार अभ्यास के 26वें संस्करण में भाग ले रहा है। क्वाड समूह के सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नौसेनाओं के साथ होने वाले मालाबार अभ्यास की मेजबानी जापान कर रहा है। 18 नवंबर तक जापान के योकोसुका में चलने वाले मालाबार अभ्यास में भारत के 2 युद्धपोत INS शिवालिक और कुमाचा हिस्सा लेकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। P-8I टोही विमान भी युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। देश में आज साल 2022 का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण सभी जगहों से देखा जा सकेगा। शाम में चंद्रोदय के साथ ही चंद्रग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के सांपला स्थित दीनबंधु चौधरी छोटूराम स्मारक पर भी पुष्प अर्पित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से इंटरनेशनल सेंटर गोवा में शुरू हो रहे ग्लोबल एक्सपो इंडिया 2022 में मुख्य अतिथि। 10 नवंबर तक इस प्रदर्शनी का होगा आयोजन। देश भर में आज गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हर वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक देव जी की जयंती गुरु पूरब और प्रकाश पूरब के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को गुरु नानक देव जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी ने हमें समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की जयंती की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वो शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुरु नानक देव जी की विचारों से प्रेरित होकर देश के 130 करोड़ भारतीयों के कल्याण की भावना से वो आगे बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अगले सप्ताहांत में आसियान की बैठक में भाग लेने के लिए कंबोडिया की यात्रा पर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना के दृढ़ क्रियान्वयन से 8 साल की अवधि में नक्सलियों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं में 55% और इनसे होने वाली मौतों में 63% की कमी आई।
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण को गति देते हुए भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार प्रणाली के लिए रक्षा एवं विकास अनुसंधान संगठन ने एक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा की शुरुआत की। केंद्र ने कल गेजेट अधिसूचना के माध्यम से चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया, जिससे विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनाव के वर्ष के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए उनकी बिक्री की सुविधा अब हो चुकी है। चुनाव आयोग ने नागालैंड चुनाव विभाग को निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2023 को अहर्क तिथि के संदर्भ में फोटो मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन किया जाए। खान मंत्रालय ने मौलिक अन्य प्रयुक्त भूविज्ञान, खनन और संबंध क्षेत्रों में योगदान के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 हेतु नामांकन आमंत्रित किए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में आज 329 किलोमीटर लंबी पंच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने कहा कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन विधायी कार्यों की व्यवस्था को मजबूत करने का मंच है और ये सभी सांसदों और विधायकों को अपने सर्वश्रेष्ठ अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना को मजबूती मिले। एमसीडी के आगामी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल शुरू हुई। पहले दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से वायु प्रदूषण में गिरावट के कारण प्राइमरी स्कूलों को 9 नवंबर से खोला जाएगा और राजधानी में आने वाले ट्रकों पर लगे प्रतिबंध के आदेश को वापस लिया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल शाम जवाब देने की सीमा समाप्त होने के साथ सभी 10 कुलपतियों से ये बताने के लिए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को सख्त रूप में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए, जिसमें शराबियों को पकड़ने की बजाय शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हू ऐप से जुड़ गई। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश बनने जा रहे हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कल कहा कि न्यायमूर्ति UU ललित के उत्तराधिकारी के रूप में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां। उन्हें उम्मीद है कि उनके द्वारा शुरू किए गए अच्छे कामों को वो जारी रखेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस UU ललित आज से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आज गुरु नानक जयंती होने के कारण अदालत में अवकाश होने के कारण जस्टिस ललित का कल आखिरी कार्य दिवस था। वे 74 दिन की अल्प अवधि के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश रहे। दिल्ली की विशेष अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। गुवाहाटी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। सरकार ने 14 राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान के तहत 7,183 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत एक समिति राज्य सरकार को सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा के बारे में सुझाव देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 25,685 करोड़ रुपए की संयुक्त शुद्ध लाभ के दर्ज करने के लिए सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रशंसा की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग संघों के साथ निर्यात में क्षेत्रवार प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने परिषद से निर्यात को बढ़ावा देने और पिछले वर्षों में दर्ज वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए कहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में एक नई तकनीक लाई जाएगी, जिसमें ट्रैक्टर में मशीन लगाकर खेत में पराली का इस्तेमाल बायो बिटुमेन बनाने में किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए प्रासंगिक बने रहने हेतु बदलते समय के अनुरूप स्वयं को कौशल संपन्न करना चाहिए। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एक साथ कई संकट होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर, इसकी वृद्धि अच्छी रफ्तार में। बीएसई का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 48% घटकर
33 करोड़ के आसपास। इस गिरावट की वजह कंपनी का परिचालन मार्जिन का घटना। सेबी ने स्कोर्स मंच के जरिए निवेशकों की शिकायतों के समाधान को लेकर परिपत्र जारी किया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने कहा कि माल एवं सेवा कर व्यवस्था के कामकाज में सुधार की गुंजाइश। उन्होंने TIOL टैक्स कांग्रेस 2022 में कहा कि इस बात पर गंभीर चिंता है कि क्या GST संसाधनों, मानव और टेक्नोलॉजी के साथ डेटा विश्लेषण का सही इस्तेमाल कर पा रही है और नतीजे दे पा रही है या नहीं। वक्त ब्रेक का। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। पंजाब में पटियाला विकास प्राधिकरण द्वारा निकट भविष्य में इसके अंतर्गत आने वाले इलाकों में आवासीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नए शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। राज्य के आवास और शहरी विकास मंत्री ने कल ये बात कही। हरियाणा सरकार ने ओला, उबर और अन्य कैब एग्रीगेटर्स में ऑटो की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का समाधान खोजने के लिए हाईकोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा। वैश्विक उद्योग निकाय GSMA ने भारतीय एयरटेल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विट्ठल को 1 जनवरी से 2 साल के लिए अपने निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष चुना। जीवन बीमा कंपनियों की कई नई पॉलिसी के प्रीमियम से होने वाले आय अक्टूबर में 15% बढ़ी है और जीवन बीमा परिषद ने ही इन आंकड़ों की जानकारी दी। स्वदेशी जागरण मंच ने खरपतवार नाशक ग्लाइकोफॉस्फेट के उपयोग के प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि नागरिकों को खासतौर पर किसानों के लिए ये जो फैसला लिया गया ये जरूरी था। पेटीएम की संचालक 197 कम्युनिकेशंस का शुद्ध घाटा चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में बढ़कर 593 करोड़ रुपए। आदित्य बिरला कैपिटल रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की जीवन बीमा इकाई RNLIC के सफल बोलीकर्ता के रूप में उभरने की स्थिति में निप्पॉन लाइफ के साथ विलय की संभावना को लेकर खबरों का बाजार गर्म। SaaS आधारित प्लेटफॉर्म आई थिंक लॉजिस्टिक्स ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की दिशा में कदम उठाते हुए विभिन्न शहरों में गो ग्रीन पहल की घोषणा की है। उपयोगकर्ता चैट अनुभव को बढ़ाने के लिए टेलीग्राम मैसेंजर ने कल अपने एप्लीकेशंस में प्रमुख अपडेट लॉन्च किए, जिसमें टॉपिक्स, इन ग्रुप्स, कलेक्टिव यूजर नेम और बहुत कुछ शामिल। छटनी के मौसम के बीच डिजिटल फर्स्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और टैलेंट प्लेटफॉर्म SCDN ने कहा कि वे अगले 12 महीनों में भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या को दोगुना कर 2000 तक ले जाएगा। मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया को चेताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते हुए दुनिया नर्क के हाईवे पर और पैर एक्सीलेटर पर है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये आखिरी मौका है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस ग्रह को बचा पाएं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के उपशमन प्रयासों की गति पर्याप्त नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया को सिलसिलेवार प्राकृतिक दुष्प्रभावों को तत्काल समझने की आवश्यकता है, जिनसे विश्व भर में भारी क्षति हो रही है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ऊर्जा के स्वच्छ और हरित स्रोतों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध और राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान इसी दिशा में कदम। शर्म अल शेख में आयोजित COP27 सम्मेलन में अलग मध्यपूर्व हरित पहल शिखर बैठक में उन्होंने ये बात कही। मिस्र में चल रहे COP27 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि दुनिया युद्ध और अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा यदि हम चाहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था हमारे लिए बड़े खतरे के रूप में सामने न आए तो हमें अपने प्रयासों को तेज करना होगा। वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश विकसित देशों को जलवायु वित्त के तहत वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 1.8 अरब यूरो देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ये जलवायु परिवर्तन पर तेजी से कार्रवाई करने का समय, क्योंकि यही सही समय है। इसके साथ ही उन्होंने मिस्र में आयोजित COP27 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान जलवायु कोष के लिए अपने देश की ओर से 11 अरब पाउंड देने की प्रतिबद्धता को जताया।
भारत से भागा हथियार डीलर संजय भंडारी जल्द ही वापस भारत लाया जा सकेगा। ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को लेकर मंजूरी दी। यूपीए सरकार में उस पर हथियारों के सौदों में विदेशी कंपनियों से 400 करोड़ रुपए से अधिक की दलाली का आरोप, लेकिन बाद में लंदन भाग गया था। अमेरिका में 50 राज्यों की 435 सीटों पर आज से मध्यवर्ती चुनाव शुरू हो रहे हैं। इसमें बहुमत के लिए 218 सीटें। अब तक के लिए व्यक्तिगत रूप और पोस्टल बैलेट के जरिए 4 करोड़ लोग मतदान कर चुके हैं। मध्यावधि चुनाव की पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैरीलैंड में रैली की और कहा, हमारा प्रजातंत्र इस वक्त खतरे में और रिपब्लिकन पार्टी की जीत हमारे प्रजातंत्र को कमजोर करेगी। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने मध्यवर्ती चुनाव में रिपब्लिकन को वोट देने की घोषणा के कुछ घंटों बाद कहा कि वे भविष्य में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने के लिए अपने विचारों को खुला रखे हुए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन तुर्की पहुंचे, जहां वे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के साथ नॉर्डिक देशों के नाटो में शामिल होने पर चर्चा करेंगे। अमेरिका ने कहा कि वह रूस के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करने का अधिकार रखता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि उसका मकसद यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी लड़ाई छेड़ने के जोखिम को कम करना। अमेरिका सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की अवहेलना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि फिलहाल डोनेत्स्क क्षेत्र युद्ध का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहां पर हर दिन सैकड़ों रूसी सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। इथियोपिया की सरकार और टाइग्रे बलों के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद एक फोन हॉटलाइन स्थापित की गई। इस हॉटलाइन की मदद से कुछ भी होने पर दोनों पक्ष खुद फोन पर बात कर पाएंगे। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने स्वीकार किया कि वे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सेमीफाइनल के अंतिम एकादश में बदलाव करने पर विचार करेंगे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने कहा कि वह बल्लेबाज डेविड मलान भारत के खिलाफ 10 नवंबर को होने वाली टी20 विश्व कप सेमीफाइनल से बाहर रह सकते हैं। आईसीसी ने घोषणा की कि कुमार धर्मसेना और पॉल रेफेल गुरुवार को एडिलेड ओवल में होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल के लिए मैदानी अंपायर होंगे। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए। प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा के दाहिने हाथ में चोट लगी, हालांकि चोट इतनी गंभीर नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे फिर से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए उतर गए। महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि आईसीसी टी20 विश्व कप के दौरान घरेलू टीम के प्रति जनता का उत्साह फीका। जिस तरह से दर्शकों की भीड़ ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए उम्मीद थी, उन्होंने वैसा प्रदर्शन नहीं किया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अक्टूबर 2022 का आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का खिताब जीता। भारत के 3 डिग्री बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने बचपन में रबर बॉल से खेलते हुए विकेट के पीछे शॉट लगाना सीखा। नीदरलैंड्स के बल्लेबाज स्टीफन मायबर्ग ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। 38 साल के स्टीफन ने इस ऐलान से हर किसी को हैरान कर दिया। ब्राजील ने फीफा विश्व कप 2022 के लिए अपनी टीम का ऐलान किया। नेमार की अगुवाई में 39 साल के दानी अल्वेस टीम में शामिल हुए और वहीं रॉबर्टो फर्मिनो को टीम से बाहर किया। फीफा विश्व कप के लिए डेनमार्क ने अपनी टीम का ऐलान किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन को टीम में शामिल किया गया। 26 सदस्यीय टीम में 21 खिलाड़ी को नामित किया गया, बाकी 5 खिलाड़ियों का नाम जल्द होगा घोषित। पिछले सीजन के फाइनल लिवरपूल और रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में एक दूसरे के सामने जो फरवरी और मार्च 2023 में खेला जाएगा, जिसमें इंग्लिश क्लब को हार का अपना बदला लेने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने घोषणा की कि मई में ताशकंद में होने वाली 2023 पुरुष विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेताओं को पिछले सत्र से दोगुनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। WTA फाइनल चैंपियनशिप में फाइनल में आज अरीना सबालेंका का सामना कैरोलिन गार्सिया से। प्रो कबड्डी लीग में रेडर अर्जुन देसवाल के शानदार प्रदर्शन से जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को 42-39 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान में खेली गई अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का सामना यूएई से था, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। प्रभास की आगामी फिल्म आदिपुरुष की रिलीज 6 महीने के लिए टाल दी गई। निदेशक ओम राउत ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। मेकर्स द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा गया कि आदिपुरुष के निर्माण से जुड़े लोगों को थोड़ा अधिक समय देने की आवश्यकता है। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन, जो कि अपनी फिलहाल आने वाली आगामी स्ट्रीमिंग फिल्म फ्रेडी की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके लिए फिल्म की पटकथा की
जटिल प्रकृति के कारण को समझना और उसे निभाना काफी मुश्किल था। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी ने 15 फिल्में प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर हासिल करने की दौड़ में इन फिल्मों में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स भी शामिल। इफ्फी का आयोजन गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच। इन फिल्मों में 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल जो कला के माध्यम से संदेश देती हैं। भारतीय युवा स्ट्रीमिंग शो हॉस्टल डेज अपने तीसरे सीजन के साथ कर रहा है वापसी। कॉमेडी ड्रामा जिसमें एहसास चांदना, लव विस्पुते, शुभम गौड़ मुख्य भूमिका में शामिल है। वहीं ये 6 दोस्तों की कहानी है जो दुविधाओं को एक साथ जीते हैं। फिल्म निर्माता रियान कुगलर की आगामी मार्वल स्टूडियोज की फिल्म ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर का आधिकारिक अफ्रीकी प्रीमियर हुआ। बिग बॉस 14 में नजर आए निशांत मलखानी हाल ही में काशिका कपूर के साथ थोड़ी थोड़ी सांस की नवीनतम संगीत वीडियो में नजर आए ट्रैक को यासिर देसाई ने गाया, मीत ब्रदर्स ने संगीतबद्ध किया है। खतरों के खिलाड़ी 10 फेम अमृता खानविलकर और अनुपमा के अभिनेता पारस डांस रियलिटी शो झलक दिखा जा 10 से बाहर हो गए। निर्माता नीरज पांडे खाकी द बिहार चैप्टर नामक एक नया शो लेकर आ रहे हैं। ये शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। ये बिहार के खूंखार अपराधी की सच्ची कहानी पर आधारित। अमेरिकन वेलोर अ सैल्यूट टू आवर हीरोज वेटरन्स डे के अवसर पर अमेरिकी प्रसारण में वापसी कर रहा है जो 11 नवंबर को है। उसमें एमी नामांकित रॉब रीगल इस साल के मेजबान के रूप में दिखाई देंगे। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नीचे इजाजत।